अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होती है? एक अवरोध होता है, एक रुकावट होती है। किसके फ्लो में? फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ करंट में क्या होता है? अपोजिशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन कहो, रुकावट कहो, विरोध कहो, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। किसी भी वायर में कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन जरूर मिलेगा, जिसकी वजह से करंट के फ्लो में कुछ रुकावट आएगी, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को आर से डिनोट करते हैं। इसको सिंबल क्या है, इसके रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी यूनिट क्या है, सभी डिटेल अभी आ रही है तुम्हारे सामने। हेडिंग डाल दी जाए रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं? आर से लिखते हैं सर। और जो इसका सिंबल होता है जिससे इसे डिनोट करते हैं रजिस्टर को ऐसे ऐसे दिखाया जाता है सर। और आर लिख देते हैं सर। और इसकी यूनिट है वो है ओम। ओम, और ओम को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है भाई, ओम लिखने का तरीका यही है। अब देखो क्या होती है? ऑब्स्ट्रक्शन होती है, बाधा होती है। किसके फ्लो में? फ्लो ऑफ चार्ज के फ्लो में। उसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो लिखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक बाधा है चार्ज के फ्लो में। क्या कारण है सर? वो बाधा ही क्यों, ऐसा होता ही क्यों है? तो इसका रीजन लिखने जा रहे हैं, रीजन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रीजन है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो चलते हैं, वो इधर 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 उधर रैंडम मोशन करते हैं, और उस वजह से कोलिजन होते हैं, टकराते हैं, और टकराने की वजह से रुकावट आती है, वो अपने पाथ से भटक जाते हैं, उसी वजह से रेजिस्टेंस बनता है। तो लिखते हैं रीजन। तो रीजन लिख रहे हैं, रीजन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या लिखेंगे? कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कंडक्टर, इन द कंडक्टर। कैसे सर? थोड़ा समझाना। जैसे देखो, मैं एक कंडक्टर बना के दिखाता हूं तुम्हें। मान लो ये एक कंडक्टर है तुम्हारे सामने, ठीक है? ये कंडक्टर है, और इससे कोई बैटरी कनेक्ट है या कोई सेल कनेक्ट है। ठीक है सर, कनेक्ट है। ये प्लस एंड हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक, यहां से करंट चला चला चला। तो करंट के अपोजिट क्या चलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं सर। इलेक्ट्रॉन्स इसके अपोजिट चलेंगे। अभी ओपन है की ओपन है, मैंने इसमें डॉट लगा दूंगा तो की क्लोज हो जाएगी। अभी ओपन है, ओपन की है, ठीक है? ओपन की है तो रैंडम कोई मोशन नहीं था इलेक्ट्रॉन्स में। जैसे ही मैंने क्लोज किया इसको, की को क्लोज किया, क्लोज करते ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन में मोशन होना स्टार्ट होगा। और मोशन कैसे होगा? जरूरी नहीं वो एक ही दिशा में हो, रैंडम मोशन करेंगे शुरुआत में ही। कोई किधर, कोई किधर, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, और कोई इधर ही चल पड़ा, कोई इधर चल पड़ा, और उस वजह से इनमें क्या होने लग गया? कोलिजन। क्या होने लग गया रे? कोलिजन। और ये अलाइन होना चाह रहे हैं एक दिशा में, और उसके लिए इनमें कोलिजन हुआ, और कोलिजन की वजह से क्या आता है? रेजिस्टेंस आता है, रुकावट। कोलिजन और टकराव को कोलिजन कहते हैं। ठीक है भाई? सर ये रेजिस्टेंस आ गया, समझ में आ गया? कोलिजन की वजह से हो रहा है, सीधी सी बात। रैंडम मोशन करते हैं, रैंडम मोशन, और उस वजह से कोलिजन, और कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस। ठीक है सर। अब ये रेजिस्टेंस है, ये किस किस बात पे डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, या ऐसा लिखो, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है? तो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? देखिए शुरुआत से बताता हूं। पहला है लेंथ। लेंथ पे डिपेंड करता है, एल। सर कैसे करता है? देखो मैं बताता हूं।
कोई भी पानी की नाली है, मान लो बहुत लंबी पानी की नाली है, वो एक तो 1 ही मीटर की और एक किलोमीटर लंबी है, तो जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसमें रुकावट आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी, जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी ही ज़्यादा रुकावटें आने की संभावना है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितनी लंबी होगी उतनी रुकावटें आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है बात सर। दूसरी बात एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ए, इस पे भी डिपेंड करता है। हाँ, जैसे मान लो पहले तो नाली वाला केस देखो, एक तो 1 मीटर की है और एक किलोमीटर की है, चलती जा रही 1 किलोमीटर लंबी है, तो रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा बताओ। इसके रेजिस्टेंस को मान लेते हैं R1 और इसको मान लेते हैं R2, तो ज़्यादा किस में होगा बताओ, R1 और R2 में ज़्यादा, R2 ज़्यादा होगा सर R1 से, सही बात है। अब देखना, एक एरिया तो A1 मानता हूँ, ये A1 है और लेंथ सेम ले लेता हूँ दोनों की, और दूसरा एरिया A2 है, लेंथ सेम ही ले लेता हूँ दोनों की, लेंथ मैंने फिक्स कर ली L, लेंथ फिक्स कर ली, पहले एरिया फिक्स कर रखा था, लेंथ बदली थी। अब ये A2 एरिया है, तो ज़्यादा एरिया A2 है A1 से, तो रुकावट किस में ज़्यादा होगी या कम होगी देखना। अब एक नाली बहुत ही बेड़ी है जिसके अंदर पत्थर बहुत ज़्यादा है, उसमें से पानी को निकलने में दिक्कत आएगी ना, रुकावटें ज़्यादा, और एक खुली नाली है बहुत ज़्यादा, तो उसमें से इधर उधर से होके पानी निकल जाएगा, तो रुकावट एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा एरिया उतनी रुकावट कम, आसानी से निकल सकता है। वैसे ही रेजिस्टेंस वायर में भी ऐसा ही होता है, बिल्कुल सेम। तो देखना, तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है सर, लेंथ के तो डायरेक्टली और एरिया के इन्वर्सली, ठीक है, ये दो बातें पता चल गई। और तीसरा कोई फैक्टर है, यस तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं कहूँ एक सिल्वर एजी का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, गोल्ड का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, किसी का भी वायर होगा उस पर एजी सिल्वर कहते हैं, सीयू कॉपर, एल एल्यूमिनियम, एयू गोल्ड, इनमें से अलग अलग वायर है तो अलग अलग रजिस्टिविटी है, और रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग रजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे, ठीक है। फोर्थ जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है सर। टेम्परेचर पे कैसे, टेम्परेचर पे कैसे देखो, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसमें, कंडक्टर में, कंडक्टर में, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलिजन करने लगेंगे, रुकावटें बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन ज़्यादा होने लगेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घट भी सकता है, पर ये होता है सेमी कंडक्टर्स में, किस में होता है, सेमी कंडक्टर में। और टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से सेम भी रह सकता है, ऐसा होता है सेम रहता है, सेम ना ही बढ़ता ना घटता, ये होता है अलॉय में, अलॉयज, ठीक है भाई, ये याद रखें, टेम्परेचर के 3 इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है कंडक्टर्स में, और मेनली हम कंडक्टर ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। सेमी कंडक्टर होते हैं तो उसमें घटेगा, उल्टा फर्क पड़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने से सेम रहता है अलॉयज में। तो ये सारे फैक्टर जो 3 फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, एक तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मटेरियल अलग अलग होगा तो उनकी रुकावटें रेजिस्टेंस भी अलग अलग होंगे। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर में, क्योंकि हम कंडक्टर ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में घटता है, जबकि अलॉय में सेम रहता है। ये बातें हमने पढ़ ली किसके बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। दोबारा देखो, किसी भी रुकावट बाधा को रेजिस्टेंस कहा जाता है। रीजन है कोलिजन होता है आपस में इलेक्ट्रॉन का, उस वजह से रुकावटें आती हैं, उसी को हम रीजन मानते हैं किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस 4 बातों पे डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली है, एरिया के इन्वर्सली है, मटेरियल अलग अलग होगा तो रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर में घटेगा, अलॉय में सेम रहेगा। यहां तक कोई डाउट है तो बोल दो भाई, सही है। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ता हूं। अब बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस तो क्या होती है बताओ, ओम, और ओम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई हम, ऐसे, ठीक है जी, डमरू, उल्टा डमरू सा बना दो ये, ठीक है जी। तो हमें क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब भी समझा देता हूं तुम्हें, देखना, कोई भी वायर है उसकी कोई ना कोई लेंथ होगी,
कोई नहीं कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब देख, जैसे मार्कर है यहाँ से कटा हुआ है ना, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जहाँ से एंट्री करेगा करंट, ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, ठीक है जी। रो रजिस्टिविटी कहलाती है, रो ये क्या होती है सर, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये एल लेंथ है, ठीक है, और आर इसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन का सिंपल एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शन मतलब कटा हुआ एरिया जो यहाँ से दिखाई दे रहा है हमें, सामने से फ्रंट से दिखाई देगा ऐसे, ये वाला एरिया, ठीक है जी। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है जी। रो क्या है, रो रजिस्टिविटी होती है, हर वायर की अलग अलग होती है, रजिस्टिविटी। और आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है सर। रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ये सब पता चल गया। यहाँ से मान लेते हैं कहीं से करंट एंट्री करेगा, मान लिया यहाँ से एंट्री करता है कोई करंट, ऐसे चलता हुआ यहाँ से निकल जाएगा इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से, सही है सर, निकलेगा, अब जरूर निकलेगा, ठीक है। लेंथ हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, रो रजिस्टिविटी होगी। तो अभी अभी हमने पढ़ा आर है, लेंथ है, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली इक्वल टू लेंथ है, यस सर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यस सर। अभी फर्स्ट और सेकंड दोनों को इकट्ठा कर लो, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली इक्वल टू एल बाई ए हो जाएगा, अभी इकट्ठा करें तो इनको एल बाई ए, हाँ सर। और डायरेक्टली का निशान कभी भी हटेगा, डायरेक्टली का निशान कभी भी हटाया जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम होगा, काम होगा, वैल्यू होगी, संकेत होगा, जिन दो चीजों के बीच में आएगा उन पर डिपेंड नहीं करेगा, दुनिया की किसी तीसरी चीज पर डिपेंड करेगा। कैसे सर, बताओ बताओ। रेजिस्टेंस डायरेक्टली का निशान हटाओगे, कोई कांस्टेंट आएगा, रो, रो ले बाई ए, रोले बाई ए, बागड़ी भाषा में कहते हैं ना, रोले बाई ए, रोले बाई ए, रोले बाई ए, रो एल बाई ए, ठीक है। तो रो रजिस्टिविटी, एल लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, आर रेजिस्टेंस है, ये फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस का, रोले बाई ए, रोले बाई ए। तो देखिए अभी मैं बता रहा था, कोई भी डायरेक्टली का निशान हटता ना दुनिया में, कोई भी केमिस्ट्री फिजिक्स कहीं भी डायरेक्टली का निशान हटाया जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट का नाम होगा, काम होगा, वैल्यू होगी, संकेत होगा, और जिन दो चीजों के बीच में आएगा उन पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, दुनिया की किसी तीसरी ही चीज पे डिपेंड करेगा। और वो तीसरी चीज क्या है अभी मैं बता देता हूं। देखिए तो कांस्टेंट है उसका नाम रजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक नाम, काम इन दोनों को इक्वेट करना, नाम काम, वैल्यू, इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, 10⁻⁻⁶ फलाना दिमाग अलग अलग यूनिट्स होंगी, अलग अलग, इसकी यूनिट तो सेम ही होगी ओम मीटर, पर इसकी अलग अलग वैल्यू होगी, नाम काम वैल्यू संकेत, ये राशि संकेत, ये रो, रो कहते हैं इसको, रो संकेत, नाम काम वैल्यू संकेत। और जिन दो चीजों के बीच में आया रेजिस्टेंस एल बाई ए, ना लेंथ पे डिपेंड करेगा ना एरिया पे, जिनके बीच में आया उन पे डिपेंड करेगा ही नहीं, दुनिया की किसी तीसरी चीज पे डिपेंड करेगा, और वो तीसरी चीज है टेम्परेचर और नेचर, नेचर और टेम्परेचर, दो चर, नेचर टेम्परेचर, याद रखने के लिए। तो रो यहाँ क्या है, रो से डिनोट करते हैं और इसको रजिस्टिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। डिपेंड्स किस किस बात पे करती है, लिख देता हूं मैं, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल की नेचर मतलब वो किस चीज का है, जी सिल्वर का है, कॉपर का है, गोल्ड का है, एल्यूमिनियम का है, किसका, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर, अभी अभी टेम्परेचर बताया भी मैंने, टेम्परेचर इन पे डिपेंड करता है, नेचर और टेम्परेचर दो चर पे डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो इस तरह से रजिस्टिविटी एक कांस्टेंट आ चुका है, रजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है जिन बीच के बीच में आता है उन पे डिपेंड नहीं करता, दुनिया की किसी तीसरी चीज पे डिपेंड करता है। तो डिपेंड्स ऑन तीसरी चीजें कौन सी, नेचर और टेम्परेचर। और डज नॉट डिपेंड्स ऑन लिखें तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन किस किस बात पे डिपेंड नहीं करता, पहली लेंथ, लेंथ ऑफ वायर, और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन पे डिपेंड नहीं करता रजिस्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रजिस्टिविटी कह रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस तो करता है चार चीजों पे डिपेंड, लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, जबकि रजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे नहीं करती, क्योंकि उनके बीच में आ गया कांस्टेंट, जिन दो चीजों के बीच में आता है उन पे डिपेंड नहीं करता, दुनिया की किसी तीसरी चीज पे डिपेंड करता है, और वो तीसरी चीज है नेचर और टेम्परेचर।
सही भाई, इस तरह से रजिस्टिविटी की भी नॉलेज होगी सर। अब रजिस्टिविटी की यूनिट की बात है, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से और इसके आगे बढ़ा रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लो रे, अभी इसको रफ कर दिया जाए। अब देखो यूनिट की बात करें, रजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। फार्मूला तैयार हो चुका तुम्हारे पास, रोले बाई ए, रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, रोले बाई ए। तो देखना अब आ रहे हैं आगे, देखिए भाई आगे क्या है। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी रो। तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, देखो फार्मूला अभी भी तुम्हारे सामने है रेजिस्टेंस का, रो एल बाई ए। यहां से रो का फार्मूला हो जाएगा रो इजकल टू आर इंटू ए बाई एल, ठीक है। और रो इजकल टू आर को ओम में मापते हैं, अभी भी हम सीख के आए सर, ओम। एरिया को मीटर स्क्वायर में मापते हैं और लेंथ को मीटर में। तो रेजिस्टेंस को मापते हैं किसमें, ओम में, एरिया को मीटर स्क्वायर में और लेंथ को मीटर में। तो ये रख दिया, 1 मीटर से मीटर कट गया, तो ओम यूनिट जो आई है वो है ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर याद रखेंगे भाई, ठीक है। ओम मीटर ऐसा यूनिट ऑफ है रजिस्टिविटी, और ये इसका प्रूफ है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है सर। अब पेपर में ये किस तरीके से पूछा जाता है वो क्वेश्चन देख लो कैसे पूछा जाएगा। पेपर में पूछने का तरीका था, राइट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के साथ इनमें रिलेशन बताइए। तो देखिए कैसे बताओगे। सबसे पहले कहोगे रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है। और दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ जाएगा, ठीक है सर। और डायरेक्टली का निशान हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, उसका नाम, काम, वैल्यू, संकेत और जिन दो चीज़ों के बीच में आएगा उन पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ से ये फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले से, इस फार्मूले की हेल्प से क्या बनाओगे, रजिस्टिविटी का फार्मूला बनाओगे। तो रजिस्टिविटी यहाँ से क्या आएगी, आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, आर गुना में ए या मल्टीपल में चला जाएगा और एल डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है सर। ये तो क्या रिलेशन। अब इनकी यूनिट्स की बात करें, तो अब यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ रो, रजिस्टिविटी की यूनिट की बात। तो अब यहाँ से इनकी सारी वैल्यू जो अभी ऊपर सिखाई, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कट, तो रजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। तो ये ऐसे करके आना है एग्जाम में आ जाए तो सारा का सारा कंप्लीट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन देख लो। अब क्वेश्चन जो छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं तुमसे, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और देखो कैसे पूछे जा सकते हैं, सारे बताऊंगा मैं हर बात। और 2 टाइप के क्वेश्चन और बता देता हूँ, लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, लेंथ ऑफ वायर, ये तो करता है। सेकंड है टेम्परेचर, इस पे भी करता है। शेप ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की शेप। और फोर्थ ऑप्शन है मटेरियल, मतलब नेचर। इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता पूछा उसने, आंसर आ जाएगा शेप पे डिपेंड नहीं करता। वो लेंथ पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे, नेचर पे, 4 चीजों पे तो करता है, बस इसी शेप पे नहीं करता, ठीक है। और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी देख लो। रजिस्टिविटी विटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, अब की बार डिपेंड्स ऑन पूछ रहा है, डिपेंड्स ऑन किस बात पे डिपेंड करती है।
तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल। बी ऑप्शन है टेम्परेचर। सी ऑप्शन है लेंथ ऑफ वायर। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। बताइए क्या आंसर जाएगा, क्या आंसर जाने वाला है? बोथ ए एंड बी, क्योंकि नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। जो कांस्टेंट है जिन दो चीजों के बीच में आएगा उन पे डिपेंड नहीं करेगा, दुनिया की किसी तीसरी चीज पे डिपेंड करेगा, और वो थी नेचर और टेम्परेचर। तो बोथ ए एंड बी आंसर सही है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो देख लो भाई। अब रजिस्टिविटी के बारे में और भी सारी बातें जितनी हो सकती हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आने की संभावना है। इसकी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रजिस्टिविटी की। ओम मीटर ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये पेपर में पूछा ही जाता है। ओम मीटर ये याद रखे। रेजिस्टेंस की पूछे ओम, करंट की पूछे एम्पियर, चार्ज की पूछे कुलाम, तो ऐसे ही इसकी ओम मीटर है। ठीक है भाई, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं रजिस्टिविटी की तरफ। चलिए लिख लिया, रफ कर दूं ये पूरा। अब इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। रजिस्टिविटी की और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है। ठीक है सर, और क्या बातें हैं सर रजिस्टिविटी की? देखो, रजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मेटल होती गुड कंडक्टर होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी रजिस्टिविटी होती बहुत ही लो होती है। मेटल गुड कंडक्टर इसलिए मानी जाती है, उनकी रजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। कितनी होती है सर? 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁸ ओम मीटर तक होती है, बहुत ही कम होती है। सिर्फ 10⁻8 मतलब 0.0000, बहुत ही कम। इस वजह से उनकी रजिस्टिविटी कम होने की वजह से उनमें करंट अच्छा चलता है, तो वो गुड कंडक्टर मानी जाती हैं। अलॉय होती है, उनको भी गुड कंडक्टर की फैमिली में ही रखा जाता है, क्योंकि अलॉय के अंदर भी 10⁻6 के करीब तक ही रजिस्टिविटी होती है, लो होती है, उस वजह से वो भी अच्छी हैं। पर इंसुलेटर होते हैं, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इंसुलेटर, इनकी तो बहुत ही ज़्यादा रजिस्टेंस होती है। 10⁻17 10⁻12 प्लस में चली जाती है, इतनी ज़्यादा रजिस्टेंस, तो उसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है, तो वो इंसुलेटर बन जाते हैं। कुछ अलॉय होती हैं जो हमें याद रखती हैं, जैसे कॉन्स्टेंटन हो गया, मैग्नीनिन, ऐसे कुछ याद रखेंगे। अभी हम लिख रहे हैं ये जो हमारी एनसीईआरटी में है वो सारी बातें। तो स्टार्ट करते हैं रजिस्टिविटी। हाँ, तो रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। यूनिट की बात करें तो ओम मीटर है, याद रखने लायक बात पहली। अब आगे बढ़ते हैं। रजिस्टिविटी है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक बात है सर। मेटल होती गुड कंडक्टर है, मैंने अभी भी बताया। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज हैविंग लो रजिस्टिविटी, लो रजिस्टिविटी। और वो कितनी लो? 10⁻⁻8 ओम मीटर से लेकर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर अप्रोक्स, इतनी होती है। इस वजह से अच्छी कंडक्टर मानी जाती है। और सबसे अच्छी कंडक्टर मेटल्स में भी सर सिल्वर, एजी सबसे अच्छी। एजी के बाद सर कॉपर, कॉपर के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद टंगस्टन, डब्ल्यू टंगस्टन, फिर सर निकल, फिर आयरन, फिर अगर बात करें तो क्रोमियम, फिर मरकरी Hg, और फिर बने तो सर मैग्नीज। अगर कुछ याद रख सकता है, शुरुआत की 2-3 याद रख लो बस। सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम और टंगस्टन तक याद रख ले, फोर ज्यादा जरूरी नहीं है, इतनी ज्यादा सारी याद करने लग जाए। ठीक है, तो इसको बेस्ट माना जाता है। इनमें सिल्वर है ये बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। फिर भी हम यूज इनका करते हैं दोनों का। क्यों रे? क्योंकि ये महंगी बहुत है, कॉस्टली है बहुत ज्यादा कंडक्टर। बट वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम फॉर ट्रांसमिशन, फॉर ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है।
ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए सिटी, बिकॉज एजी जो सिल्वर है इज वेरी कॉस्टली, ये महंगी है इसलिए इसका यूज कम करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो पॉइंट, थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट अलॉय के लिए है। अलॉय भी गुड कंडक्टर मानी जाती है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है, लगभग 10⁻⁻⁶ के करीब होती है। अलॉयज आर ऑल्सो गुड कंडक्टर बिकॉज लो रेजिस्टिविटी, कितनी, अप्रोक्स 10⁻, अप्रोक्स का साइन है, अप्रोक्स 10⁻⁻⁶ ओम मीटर इतनी होती है। कुछ अलॉय याद रखनी है हमें, जैसे कॉन्स्टेंटन, मैग्नेनिन, निक्रोम, ये तीन याद रख लो बस, इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों ही। क्या क्या है देखो, एक तो है कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन, एक है मैग्नेनिन, क्या है रे, मैग्नेनिन, मैग्नीन, ठीक है। और क्या है, निक्रोम। याद कैसे रखेंगे सर, किस किस से मिलके बनी है, याद रखो, देखो याद आराम से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्स्टेंटन क्रोमियम और निकल की बनी है, सी और एन से, क्रोमियम और निकल, क्रोमियम प्लस निकल, ठीक है सर, याद रह जाएगी क्रोमियम प्लस निकल। मैग्नीन में मैग्नीज और निकल तो है ही, और कॉन्स्टेंटन का कॉपर है ही, कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस निकल, कॉपर प्लस मैग्नीज प्लस है निकल। और इसमें देखो Ni से निकल, क्रो से क्रोमियम, प्लस में M से मैग्नीज और E से आयरन Fe। तो ये चार, ठीक है, ऐसे याद रखो। कॉन्स्टेंटन बनी है कॉपर और निकल से, मैग्नीन बनी कॉपर मैग्नीज और निकल से, निक्रोम बनी है निकल क्रोमियम मैग्नीज और आयरन से मिलकर बनी है। ठीक है सर। ऐसे फोर्थ पॉइंट इंसुलेटर के लिए भी लिख देते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं वो लाइक जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए इनको ये अंदर से करंट पास हो ही नहीं सकता, ये इंसुलेटर ही होते हैं। ठीक है। जैसे अब फोर्थ बात करें, इंसुलेटर्स लाइक, इंसुलेटर्स लाइक प्लास्टिक, रबड़ वगैरह वगैरह, रबड़ ग्लास, लाइक प्लास्टिक, रबड़ glass have very high resistivity, high resistivity, approx 10⁻12 to 10⁻17 ओम मीटर, इतनी ज्यादा होती है, इस वजह से इनमें से करंट पास हो ही नहीं सकता। ये क्या बन जाती है रे, बैड कंडक्टर बन जाती है। इंसुलेटर कहो या बैड कंडक्टर कहो, एक ही बात है। ठीक है सर। अब जो केस आने वाले हैं, ये रजिस्टिविटी की पूरी बातें मैंने बता दी, जो एनसीईआरटी में उससे कहीं खास ज्यादा ही बताई, कम नहीं बताई। अब हम बात करने वाले हैं, वायर को अगर खींच दिया जाए, स्ट्रेचिंग कर दी जाए या कंप्रेशन कर दिया जाए, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे सर। बहुत सारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ देखते ऐसे ऐसे क्वेश्चन, रोले भाई ये वगैरह वगैरह, पावर बढ़ जाती घट जाती है, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो उन्हीं पर डिटेल कर रहे हैं, पूरा डिटेल में इसी लेक्चर को पढ़ रहे हैं। पहले इनको जल्दी से नोट करो, इसको रफ करके फिर हम उसी पे पूरी चर्चाएं करते हैं। जल्दी लिखो। चलिए, तो ये सभी ने लिख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इससे आगे, क्वेश्चन ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाएं। देखिए भाई, अब हम जैसे रेजिस्टिविटी का हमने जो रेजिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा वो था रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, और उसी पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आ रहा है आपके सामने, उसको नोट करें और खुद करके देखें भाई। देखना भाई, जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, ये है न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आ रहा है। जो रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस पे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन्हीं पे कुछ न्यूमेरिकल हो जाएं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आ रहा है वो देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग लेंथ 3 मीटर इज 60 ओम, इज 60 ओम। जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है एक 3 मीटर के वायर का। ठीक है।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 4 × 10⁻⁴ -7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया है। कैलकुलेट रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, जो वायर के मटेरियल की रजिस्टिविटी बताइए क्या है। तो देखना भाई, तुम्हें गिवन है रेजिस्टेंस, गिवन है लेंथ, गिवन है एरिया, गिवन है, और तुम्हें क्या निकालना है उसका बताओ, रजिस्टिविटी। तो देखना सर, मैंने ये पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था रो L बाई ए, रोले बाई ए। ठीक है सर, यहाँ से रो का जो फॉर्मूला बनेगा रो, ये ए एरिया मल्टीपल में आ जाएगा रेजिस्टेंस के, आर ए, और ये L डिवाइड में आ जाएगा आर ए बाई एल। तो इस न्यूमेरिकल के लिए मैं इस फार्मूले का यूज़ करूँगा सर। ठीक है, अब तुम्हारे पास क्या क्या इस फार्मूले में, सबसे पहले लेंथ गिवन है सर, मेरे को लेंथ कितनी गिवन है, 3 मीटर। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 60 ओम। ठीक है सर, एरिया और देख लो, तीन ही चीज़ चाहिए। एरिया है 4 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर सर। ठीक है भाई, अब हमें रेजिस्टिविटी का जो यहाँ से हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई ए, रो से ये इधर मल्टीपल हो गया, वो डिवाइड होकर ये बन गया। तो रो इजकल टू आर ए बाई एल। आर क्या दे रखा है, वहाँ से रखो 60। एरिया कितना, 4 × 10⁻⁷, और लेंथ कितनी है, 3। कट कर दो भाई, ये 20 पे कट हो गया, 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 4 × 2 8 × 10⁻⁻6, और यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, मैंने ये सिखाया था तुम्हें। तो ये आ गया आंसर रजिस्टिविटी का। समझ में आया भाई सभी को, 8 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये आंसर आया सभी को समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाएंगे अभी भाई, मेरे को ये क्वेश्चन सभी को आ गया पक्का समझ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर and area of cross section area of cross section 1.4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है भाई। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0.04 ओम। चलो भाई, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, मैं इसको रफ करता हूँ जब तक। ये क्वेश्चन करना है आपको, रजिस्टिविटी बतानी किसी मटेरियल की, लेंथ उसकी 2 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। रजिस्टेंस गिवन है 0.04 ओम। तो तुम्हें बताना है क्या, रजिस्टिविटी। तो वैसा ही क्वेश्चन है ये भी सर। तो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या गिवन है वो लिखो। सबसे पहले है लेंथ गिवन, तुम्हें लेंथ कितनी गिवन है भाई, 2 मीटर सर। एरिया कितना गिवन है, 1.4 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर सर। और रजिस्टेंस कितना गिवन है, 0.04 ओम। ठीक है, यहाँ से रजिस्टेंस का जो फार्मूला वो क्या था, रो L बाई ए। यहाँ से रो का फार्मूला क्या बन जाएगा, पहले बताओ, रो इजकल टू आर ए बाई एल। अब इनकी वैल्यू रख दो। आर कितना गिवन है भाई, रेजिस्टेंस 0.04 इंटू एरिया कितना गिवन है, 1.4 × 10⁻⁻6, और लेंथ कितनी गिवन है, 2। ये 2 पे कट कर दो,
0.02 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, डिवाइड में ये पॉइंट हटाओ, 1000 आ जाएगा। ये 28 इंटू 10⁻⁻⁻6 तो है ही, 3 और चली जाएंगी, -9 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा क्या, ओम मीटर। ठीक है भाई, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सभी को समझ में आ रहा है भाई? बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल सकते हैं उसके, क्वेश्चन पूछने के तरीके, स्ट्रेचिंग, कंप्रेशन, ऐसे क्वेश्चन भी ला सकता है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एग्जाम में। और भी अच्छे क्वेश्चन देखना जो मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। जैसे एक स्ट्रेचिंग का केस है और एक कंप्रेशन का केस है, उनको समझते हैं पहले, फिर उनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो देखना भाई कुछ क्वेश्चन और आ जाए स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल करवाता हूँ। ठीक है, तो पहले इसको रफ किया जाए, फिर कॉन्सेप्ट समझा जाए, और कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल किए जाएँ बहुत सारे। तो देखते रहें क्या क्या है। देखिए भाई, अब जो कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है हमारे स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन से रिलेटेड। स्ट्रेचिंग क्या होती है? किसी वायर को खींच दिया, लंबा खींच दिया, खींचने से क्या होगा, उसकी लेंथ तो बढ़ गई और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने एनसीईआरटी में और जगह दे रखे हैं, तो वो हमें करने आने चाहिए, किसी भी कंडीशन पे आने ही चाहिए। देखिए कैसे वो गलती करवाएगा तुमसे। सबसे पहले हम सीख रहे हैं स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। ऑफ वायर, वायर की स्ट्रेचिंग कैसे होती है देखना भाई। मेरे पास एक वायर है, अब समझते चलो, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ गिवन है हमें कितनी, L। ठीक, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है हमें A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसकी रजिस्टिविटी रो है। रजिस्टिविटी कितनी है, रो। ठीक है सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, रजिस्टिविटी, और रजिस्टेंस बैठ गया इसका R। तो रजिस्टेंस R है। अब इसको कर दिया गया स्ट्रेच, खींच दिया गया, स्ट्रेच कर दिया गया। स्ट्रेच करने के बाद ये वायर पतला हो गया और लेंथ इसकी बढ़ गई। मान लेते हैं कि डबल लेंथ होगी, ट्रिपल लेंथ होगी, हमने मान लिया ये लेंथ n गुना होगी। कितनी गुना होगी, n टाइम्स होगी, NL। लेंथ कितनी गुना होगी, L की n गुना होगी, पता नहीं 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, n गुना। ठीक है, और वायर को खींचने से, किसी वायर को खींचते हैं, कॉपर का वायर सोने का हो जाएगा क्या, नहीं, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी थोड़ी ना बदल जाएगी, वो वायर जिस चीज़ का उसका ही रहेगा, तो उसकी रजिस्टिविटी सेम रहेगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर, लेंथ n टाइम, तो एरिया n टाइम डिक्रीज होगा, एरिया डिक्रीज होगा n टाइम। ठीक है सर, इन्वर्सली है, एरिया इन्वर्सली और लेंथ डायरेक्टली। ठीक है सर, और रजिस्टेंस हमें निकालना है R डैश। यही तो हमारे क्वेश्चन है फिलहाल। तो देखना, तुम्हें कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये रजिस्टेंस का फार्मूला, ये रजिस्टेंस है सर, रो की जगह रो रख दो, रो ले बाई ये फार्मूला लगाएंगे, रो L ही दे रखी है और एरिया A दे रखा है, तो ये फार्मूला हो गया सर पहला केस। रजिस्टेंस होता है रो L बाई A फर्स्ट केस में, तो ये बात आ गई मेरे सामने। अब जो नया केस है वो क्या कर रहा है, R डैश, तो रो की जगह तो रो ही है क्योंकि मटेरियल तो बदला ही नहीं खींचने से। लेंथ NL होगी सर, NL, और एरिया A बाई N हो गया सर। एरिया क्या हो गया, A बाई N। ये N ऊपर जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा, तो मल्टीपल में हो जाएगा, N इंटू N, N स्क्वेयर हो जाएगा सर। और फिर ये रो की जगह रो, L की जगह L और A, रो ले बाई A। और रो L बाई A की जगह हम क्या रख सकते हैं, इतनी इतनी की जगह हम क्या रख सकते हैं, रे इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह R रख सकते हैं, क्योंकि R के बराबर रो L बाई A R के बराबर है। तो R डैश इजकल टू जो नया फार्मूला बनने जा रहा है वो क्या है, N स्क्वेयर टाइम ऑफ R। जो पहले रेजिस्टेंस था उसका N टाइम्स N स्क्वेयर हो जाएगा, मतलब वो 2 गुना है तो 2 का स्क्वेयर 2, कितना हो जाएगा रे, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स हुई इसकी लेंथ खींचने से, तो 3 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर 4 टाइम होता तो 16 आता, और 5 टाइम होता तो 25 आंसर आ जाता है इस फार्मूले से। अरे समझ में आ रहा है स्ट्रेचिंग का खेल, बहुत बढ़िया। अब हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, वो क्वेश्चन से तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ वो क्या है, ए वायर हैविंग लेंथ
लेंथ L and area of cross section section A. Resistivity of wire rho. Resistance R is equal to R if wire stretched and its length become double. Calculate resistance of wire. वायर का रेजिस्टेंस बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है R ही रहेगा, सेकंड ऑप्शन है 2R हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है 0.5R हो जाएगा और डी ऑप्शन है 4R हो जाएगा। ये क्वेश्चन है भाई तुम्हारे सामने। तो देखिए पहले जो लेंथ L थी, एरिया A था, रजिस्टिविटी रो थी, तो रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट टाइम फार्मूला था वो क्या था, रो L बाई A। अब जो नया आ गया उसमें हमें निकालना है लेंथ, जो नया हमें निकालना है उसके लिए लेंथ क्या हो चुकी है, लेंथ हो चुकी है डबल 2L, L डैश जो नहीं है वो। और एरिया क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, एरिया ये डबल तो एरिया आधा, यस सर एरिया आधा हो जाएगा। और रजिस्टिविटी सेम ही रहेगी, क्यों, उस पर फर्क ही नहीं पड़ता, खींचने से कोई वायर अपनी नेचर नहीं बदल देता, ठीक है सर। तो R डैश जो आने वाला है वो आएगा रो, लेंथ 2L रख देंगे सर, एरिया डबल होने से आधा हो गया, ये 2 ऊपर गया, 2 × 2 4 हो गया सर, 4 रो L बाई A, R डैश आ गया। तो रो L बाई A की जगह तो R रख सकते हैं, तो R डैश आ गया सर 4 टाइम, R डैश इज इक्वल टू 4R आ गया सर आंसर। जैसे ऊपर सोल्व किया वैसे ही 4R आ गया और ये आंसर है सर। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी थी करने की, हाँ शॉर्ट ट्रिक से करो इसको। शॉर्ट ट्रिक क्या थी, n की वैल्यू देख ले, n डबल मतलब 2, n की वैल्यू 2 और ये फार्मूला लगा दे R डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू R, तो क्या आ गया आंसर है 4R। डायरेक्ट भी हो सकता था, ठीक है डायरेक्ट भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट से भी, दोनों तरीके से यही आंसर आ रहा है सर। अगर मान लो सर लेंथ बिकम, जैसे ऐसे क्वेश्चन में ऐसा आता, इफ लेंथ ट्रिपल बिकम ट्रिपल, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती, 3। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या आता, रेजिस्टेंस देखो R डैश आ जाता 9, R डैश आ जाता 3 का स्क्वायर इंटू R, तो क्या आ जाता है आंसर 9R, ठीक है सर ये आंसर हो जाता। अगर इफ लेंथ बिकम 4 टाइम्स, तो क्या आंसर आता तुम ही बताओ, 16 आ जाता। R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता, 4 का स्क्वायर हो जाता इंटू R, क्या आ जाता रे 16R। और ऐसे अगर 5 टाइम हो जाए तो कितना आएगा, तुम ही सोच के बता दो अब तो, 25। इफ लेंथ बिकम 5 टाइम्स, तो तुम ही बता दो नया रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, R डैश इज इक्वल टू 5 स्क्वायर इंटू R, 25R। अरे सही है। तो इस तरह से ये चलता रहता है और इस फार्मूले का यूज हम करते रहते हैं। अगर लेंथ डबल ट्रिपल 4 टाइम 5 टाइम ऐसे हो रही है तो n टाइम हो रही तो n स्क्वायर R, ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए भैया अभी के सभी के, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, इसको करें, ठीक है। अब इनको रफ करके, अब कंप्रेशन, ये तो था स्ट्रेचिंग, खींचने से रिलेटेड। खींचने पे लेंथ अगर n टाइम होती है, एरिया n टाइम डिक्रीज होगा। लेंथ अगर डबल तो एरिया a आधा, अगर लेंथ ट्रिपल तो एरिया a/3, लेंथ 4 गुना तो एरिया a/4 टाइम,
ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। एरिया उतना ही, जितना गुना लेंथ बढ़ती है एरिया उतना ही गुना घटता है, बस ये कॉन्सेप्ट था। और इसी बेस पे एक फार्मूला जनरेट हुआ और उससे कुछ न्यूमेरिकल होने लग गए। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे। अब हम कंप्रेशन ऑफ वायर के से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। कंप्रेशन कैसे होगी, स्ट्रेचिंग समझ लिया, अब कंप्रेशन से रिलेटेड और समझ लें जल्दी। ये नोट करें भाई, पहले कर लिया नोट तो इसको रफ कर दूं। ये था स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी में है, ऐसे क्वेश्चन हैं तो इनको जल्दी जल्दी धमाके से करते चले भाई। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में, बहुत अच्छे। अब देखिए कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग ऑफ वायर समझ में आया सभी को, और कंप्रेशन ऑफ वायर भी देख लें। कंप्रेशन कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं कंप्रेशन के, एक क्वेश्चन से ही समझा देता हूँ। हेडिंग डाली जाए कंप्रेशन ऑफ वायर। ऑफ वायर, वायर का कंप्रेशन कैसे होता है। देखो एक वायर था, वायर लंबा था, उसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया। लेंथ तो अब की बार कम होगी, एरिया बढ़ेगा, लेंथ कम होगी और एरिया बढ़ेगा। तो देखना क्या होने वाला है, देखते जाएं भाई, एक कॉन्सेप्ट से ही समझेंगे। मान लेते हैं एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है दोनों साइड A, और लेंथ क्या थी इसकी L, लेंथ क्या है L, रजिस्टिविटी रो। ठीक है सर, और रजिस्टेंस इसका R रहा होगा पहले, ए एरिया लेंथ रो ये सब, और रजिस्टेंस क्या रहा R। अब जो नया है, नया रजिस्टेंस जो आने वाला है, अब हमने क्वेश्चन दे दिया कंप्रेशन का, इसको कर दिया गया कंप्रेस। कंप्रेस करने से इसका एरिया तो बढ़ गया होगा, ऐसे दबाओगे इसको, और लेंथ घट गई होगी। और आर जो था रेजिस्टेंस जो दे रखा था, मान लेते 4 ओम दे रखा है, इतना दे रखा 4 ओम गिवन था, ऐसा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। अब की बार लेंथ है वो आधी होगी, लेंथ तो क्या होगी आधी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया डबल 2a। एरिया बढ़ा तो लेंथ घटी, उल्टे है ना एक दूसरे के, इन्वर्स है ये तो। ठीक है, और खींचने या कंप्रेस करने से रजिस्टिविटी पे मटेरियल तो वही रहेगा, जो कॉपर का तो कॉपर का रहेगा, तांबे का तो तांबे का ही रहेगा, सोने का थोड़ी ना बन जाएगा। ठीक है सर, और जो नया रजिस्टेंस वो हमें पता करना है। ठीक है सर, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत ही नहीं, क्योंकि रजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, रो L बाई ए, रो L बाई ए, और R की वैल्यू कितनी रखी 4 इजकल टू रो L बाई ए। तो रो L बाई ए की जगह मैं 4 रख सकता हूँ सर, कभी भी क्वेश्चन में जरूरत पड़े रो L बाई ए की जगह 4 रख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं R डैश, R डैश रो की जगह रो है सर, L की जगह L बाई 2 है सर, अब की बार L बाई 2, A एरिया की जगह 2a है सर। इनको अब सॉल्व कर दें, रो ये 1/2 और ये 2 मल्टीपल होकर 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू रो L बाई ए, ये R डैश आ गया सर। और रो L बाई ए की जगह क्या रख सकते हो रे, 4 रख सकते हो सर। रो L बाई ए की जगह क्या रख सकते हो, 4 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये देख लिया सर, रो L बाई ए की जगह 4 इससे कॉन्सेप्ट से आया। ठीक है, R डैश इजकल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/4 इंटू में 4, और 4 से 4 कट हो जाएगा, तो रजिस्टेंस अब की बार 1 ओम हो गया, घट गया रजिस्टेंस। लेंथ बढ़ती थी तो बढ़ता है, लेंथ घटती है तो रजिस्टेंस भी घटता है। ठीक है सर, ये बात मेरे को समझ में आ गई। इस तरह का क्वेश्चन भी मैं आगे से कर लूँगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आने ही आने चाहिए अब तुम्हें। अब और क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख लीजिए। और टाइप क्वेश्चन रेडियस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देता है, रेडियस को चेंज कर देता है, और रेडियस चेंज करने से कैसे क्वेश्चन होंगे वो भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं तुम्हारे सामने। कॉन्सेप्ट समझते रहें, क्वेश्चन करते रहें, कोई गड़बड़ होने वाली है ही नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन भी कर लोगे, कंप्रेशन से रिलेटेड भी, स्ट्रेचिंग से रिलेटेड भी हो गया। रेडियस के कॉन्सेप्ट भी तुम्हें बताते हैं कुछ, देखना भाई। जैसे कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, कॉन्सेप्ट नया आ रहा है, उसकी लेंथ L है, कोई भी वायर है उसकी लेंथ कितनी दी गई है तुम्हें, L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या दिया गया है, A, और रजिस्टिविटी दी गई है रो, और रेजिस्टेंस R। ठीक है, ये बात मैं हर बार ही बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है भाई, ऐसा है। और जो इसकी रेडियस है ना, ये डायमीटर है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोड़ो, ये तो पूरा डायमीटर हो गया इसका,
डायमीटर डी से लिख दिया, और इतनी इतनी जो होगी ये वाली यहाँ ब्लू से लिख देता हूँ, ये क्या होगी इतनी इतनी रेडियस आर। तो डी और आर में क्या रिलेशन है, जो रेडियस होती है ना वो डायमीटर का आधी होती है, रेडियस होती है वो डायमीटर की आधी होती है। और रेडियस क्वेश्चन में कैसे दी मिलेगी, रेडियस या फिर डायमीटर हमेशा हमें किस में दिए मिलते हैं, या तो सेंटीमीटर में मिलेंगे या मिलीमीटर में मिलेंगे, ठीक है, इसी में मिलेंगे मेनली। सेंटीमीटर में मिले तो 10⁻⁻2 मीटर लिख देना, और मिली में मिले तो 10⁻⁻3 मीटर लिख देना, और माइक्रोमीटर में मिले तो 10⁻⁻6 मीटर लिख देना। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं क्वेश्चन के दौरान, ऐसा डाटा तो उसको यूज़ कर लेना भाई, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। रेडियस और डायमीटर अगर इन सेंटीमीटर, मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में दिया जाए तो उसको मीटर में तुरंत कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मीटर में ऐसा यूनिट में नहीं लाओगे जब तक क्वेश्चन होगा नहीं, सीजीएस में नहीं होगा, ठीक है सर। ऐसा क्वेश्चन कर लोगे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अभी करवाने वाला ही हूँ, वो तो करवाऊंगा ही कराऊंगा, पर ये कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट कर लिया जाए भाई, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इससे पहले मैं और बातें बताता हूँ तुम्हें। स्ट्रेचिंग के दौरान कोई भी वायर खींचता है तो उसकी वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है, एरिया बढ़ गया तो लेंथ घट गई, लेंथ बढ़ गई तो एरिया घट गया, दोनों की अगर मल्टीप्लीकेशन होती है एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमेशा ही क्या रहेगी रे, कांस्टेंट। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे एक बहुत टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं डिस्कस, करें भाई। तो देखो पहले यहां देखो, स्ट्रेच करो किसी को, स्ट्रेचिंग करते हैं ना हम स्ट्रेच करते हैं किसी भी वायर को, जैसे देखना इधर देखना, एक वायर है मेरे पास, थोड़ा सा और इधर बनाता हूँ, एक वायर है, इसका रेडियस मेरे को गिवन है आर, कितनी गिवन है रेडियस आर, क्या गिवन है, रेडियस आर गिवन है, इसकी लेंथ मेरे को गिवन है एल, इसकी रजिस्टिविटी रो, और रेजिस्टेंस गिवन है आर, ठीक है भाई, ये चीज़ें मेरे को गिवन है। और इसको स्ट्रेच कर दिया किसी ने, इसको क्या कर दिया, स्ट्रेच कर दिया किसी ने, स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करने की वजह से ये खींच गया, खींचने से इसकी रेडियस भी चेंज होगी, इसकी लेंथ भी चेंज होगी, और इस पर एक न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश कर रहा है बंदा। अब इसकी रेडियस जो नहीं है वो आर डैश है, पता नहीं मेरे को क्या है, और लेंथ है वो भी एल डैश है, वो भी मेरे को पता नहीं, लेंथ है वो भी क्या है, एल डैश है, मेरे को क्या पता कितना खींच गया सर, एल डैश, लेंथ भी नहीं पता, रेडियस भी नहीं पता, पर रजिस्टिविटी रो ही है अभी भी, और रजिस्टेंस नया बदल गया कुछ, वो मेरे को कैलकुलेट करना है। ऐसा क्वेश्चन, पहले आर था तो आर डैश बताओ अब क्या होगा अगर खींच के उसको, इसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया, हमें नहीं पता कितना बढ़ा दिया गया और कितनी रेडियस, पर एक चीज़ गिवन है, आर डैश की वैल्यू गिवन है, आर डैश कह रहा है कि आर से एन गुना कम होगी, एन टाइम्स कम होगी, डिक्रीज होगी खींचते ही, ठीक है सर, एन टाइम्स डिक्रीज होगी, तो एल लेंथ मैं पता कर लूँगा, कैसे पता कर लूँगा, देखो मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताया, इन स्ट्रेचिंग वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम V1 थी और इसकी V2 मान ले, तो V1 बराबर वॉल्यूम ऑफ 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 2, हाँ सर, V1 इक्वल टू V2, यस। अब वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ होती है, वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ, पहले जो एरिया और लेंथ की मल्टीप्लिकेशन थी अब भी एरिया और लेंथ की मल्टीप्लिकेशन वही मिलेगी। क्यों सर, ऐसा कैसे पता लगता है, क्योंकि देखो एरिया बढ़ता है तो लेंथ घट जाती है, और लेंथ बढ़ती है तो एरिया घट जाता है, और उतना ही गुना घटता है बढ़ते हैं जितने सेम कि वॉल्यूम क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है सर, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहती है, तो एरिया इंटू यहाँ की लेंथ, और यहाँ एरिया ए डैश इंटू एल डैश सर, ठीक है, यहाँ का एरिया पाई आर ही थी, आर स्क्वेयर इंटू में लेंथ एल ही है सर, इजकल टू यहाँ पाई आर डैश का स्क्वेयर इंटू में एल डैश, ठीक है सर। देखो पाई आर स्क्वेयर इंटू एल इजकल टू पाई आर डैश की वैल्यू ये रही सर, आर बाई एन का स्क्वेयर इंटू एल डैश तो है ही नहीं सर, एल डैश ही तो निकालनी है, पहले एल डैश निकाल लें यहाँ से। अब क्या हो गया, देखो पाई आर स्क्वेयर
इंटू एल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एन स्क्वेयर इंटू एल डैश। पाई आर स्क्वेयर कट गया, ये एन स्क्वेयर इधर आ जाएगा। एल डैश की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, एन स्क्वेयर एल। एल डैश की वैल्यू आ गई, ये एन स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एल डैश इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एल। ये आ गया एल डैश। एक चीज़ पता लग गई सर, अभी क्वेश्चन बाकी है, अभी होगा, यहाँ पे देखते रहिए। आ रहा है क्या समझ में सभी को, तो देखते रहेंगे क्या हो रहा है। सर एल डैश आ गई, आर डैश है, अब तो हम इस क्वेश्चन को कर ही लेंगे। रेजिस्टेंस, पहले वाले का रेजिस्टेंस सर था आर इजक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि रो एल और ए की जगह सर एरिया हम थोड़ा सा रख लेते हैं, आर इजक्वल टू रो एल बाई पाई आर स्क्वेयर। ये था सर पहले का केस। और दूसरा जो हमें निकालना है आर डैश यस, वो था रो, तो रो ही है, एल डैश रखनी है सर और ए डैश रखना है। ठीक है भाई, रो की जगह तो रो ही रख दी, एल डैश की जगह क्या रखते हैं, एन स्क्वेयर इंटू एल। ठीक है सर, एरिया की जगह पाई आर डैश का स्क्वेयर सर, आर पाई आर डैश का स्क्वेयर। तो आर डैश की वैल्यू तो तुम्हें पता है, रो इंटू एन स्क्वेयर एल अपॉन में पाई, आर डैश की वैल्यू ये रही सर, आर बाई एन का स्क्वेयर। ठीक है, सॉल्व करो, रो इंटू एन स्क्वेयर एल अपॉन पाई आर स्क्वेयर और एन स्क्वेयर हो गया। ये एन स्क्वेयर ऊपर जाके, एन स्क्वेयर पहले से एन स्क्वेयर और जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन की पावर 4, एन रेज टू पावर 4, रो एल बाई पाई आर स्क्वेयर। ठीक है सर, और इतने को हम क्या लिख सकते हैं, देखना, इतने को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से रो एल अपॉन पाई आर स्क्वेयर को आर लिख सकते हैं सर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर लिख सकते हैं। इतने को यहाँ से देख लिया मैंने इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है सर, तो आर डैश जो चल रहा है वो क्या आ गया, जो आर डैश की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, एन की पावर 4 इंटू आर। ये आंसर आ गया सर। रेडियस अगर एन टाइम डिक्रीज होती है तो एन रेज टू पावर 4, और लेंथ डबल या ट्रिपल या एन टाइम होती है तो एन स्क्वेयर आया था, या एन रेज टू पावर 4 आ गया, वहाँ एन स्क्वेयर आया था, या एन रेज टू पावर 4 आ गया रेडियस के केस में सर। और ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ अभी। ठीक है भाई, ये समझ में आया कैसे मैंने कर दिया। वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, एरिया और लेंथ की मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहाँ से एल डैश जो नई लेंथ थी वो पता ही नहीं थी, वो निकाल ली, अब इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। आर डैश हमें गिवन ही था आर बाई एन, और इससे हमने ये कॉन्सेप्ट से ये, अब तुम डायरेक्ट है ना, इतना बड़ा ना समझ में आया, कुछ भी ना आया, अगर रेडियस में चेंज दे रखा हो तो ये कॉन्सेप्ट लगा लेना रे, एन रेज टू पावर 4, और लेंथ में अगर डबल ट्रिपल वाला है तो एन स्क्वेयर वाला, और रेडियस में तो एन की रेज टू पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट लगाएं, बस सीधे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, आ रहा है समझ में सभी को, बहुत बढ़िया। अब कुछ और क्वेश्चन देख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा दूं। अब देखो तो कैसे होंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी करो भाई। और ये ध्यान रखें, डायमीटर रेडियस का आधा होता है, और सेंटीमीटर मिलीमीटर या माइक्रोमीटर में दे दी जाए तो कैसे उनको कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर 10⁻⁻² होता है, मिली 10⁻³ होता है, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है। ठीक है भाई, ये माइंड में सेट रहेंगे कॉन्सेप्ट कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए वायर हैविंग लेंथ एल, ए वायर हैविंग लेंथ L and area of cross section A, cross section A and resistance of wire R, resistance कितना गिवन है तुम्हें, R। If wire stretch if wire stretch गलत लिख दिया भाई, stretched, its radius become 1/2 times
फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑप्शन है 4R, बी ऑप्शन है 8R, सी ऑप्शन है 16R और डी ऑप्शन है 1/4R। चलिए भाई ये क्वेश्चन करना है सभी को, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब रेडियस 1/2 टाइम हाफ होगी, रेडियस हाफ होगी खींचने की वजह। रेडियस का क्वेश्चन है तो सर ये वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है, वॉल्यूम कांस्टेंट वाला। और रेडियस हाफ हुई है तो n की वैल्यू क्या है सर, देखो यहाँ रेडियस r/n थी तो हाफ यहाँ 1/2 हो गया तो n की वैल्यू 2 आ गई रे। जैसे उस कॉन्सेप्ट से अगर सीखें हम, उस कॉन्सेप्ट से सीखें तो r डैश था उस कॉन्सेप्ट में r/n था ना, और यहाँ r डैश कितना देखा है 1/2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ इस कॉन्सेप्ट में अगर n की वैल्यू देखी जाए तो 2 है। और रेडियस वाले के कॉन्सेप्ट में कौन सा फार्मूला लगेगा, r डैश इजिकल टू n रेज टू पावर 4r। तो 2 की पावर कितनी कर दें 4 इंटू r, कितना आ गया रे 16r। तो r डैश हमारे पास कितना आ गया 16r। तो आंसर कौन सा टिक हो जाएगा सी। अरे समझ में आया सभी को, बहुत अच्छे। इस तरह के क्वेश्चन आने ही चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। एक और कॉन्सेप्ट देता हूँ तुम्हें, अच्छा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है पर वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, वो देख लें कैसे करेंगे। ए वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टेंस ऑफ वायर R, यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकता है, लेंथ की, एरिया की, आर की, वो भी करवाऊंगा ऐसे न्यूमेरिकल भी वैल्यू देकर। पहले तो बिना वैल्यू के एल आर ए आर मान के ही करवा रहा हूँ, ठीक है। आर, इफ वायर स्ट्रेच्ड its length, its radius become कंप्रेस्ड का करवा देता, स्ट्रेच का तो करवा ही दिया, कंप्रेस कर देते, कंप्रेस्ड। इट्स रेडियस बिकम 3 टाइम, कंप्रेस करोगे तो रेडियस बढ़ेगी ना, एरिया बढ़ेगा 3 टाइम्स। कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ऑप्शन देख लेना भाई, 9R, बी R/9, सी 81R, डी R/81। ऐसे ऑप्शन है। चलिए ये क्वेश्चन धमाकेदार है, मस्त है, करिए। अब देखना भाई, रेडियस घटने की जगह क्या हो रही है, बढ़ रही है, कंप्रेस हो रहा है। स्ट्रेचिंग का केस समझाया था ना मैंने तो तुम्हें। अब रेडियस r/n की जगह क्या हो रही है, nr हो रही है। तो क्या हुआ होगा सर, देखना रेडियस यहाँ बढ़ रही है सर, तो r डैश है वो तो r/n थी ना, हाँ सर। तो n की वैल्यू क्या रही कि वो 3 गुना होगी। तो देखना r डैश इजकल टू r/1/3 रहा होगा, जब भी तो वो 3 ऊपर गया होगा। r डैश इजकल टू 3r हुई होगी ना, ये समझ में आया या नहीं आया। तो n की वैल्यू क्या है 1/3 है, जब भी तो 3 गुना हुई ना रेडियस है, r/n होती रेडियस खींचने पे। तो r की वैल्यू 1/n की वैल्यू 1/3, तभी तो ऊपर जाकर 3 मल्टीपल होगा 3r, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ क्या मिल गई 1/3 सर। अब फार्मूला लगा दो, कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत ही नहीं आएगी। अब r डैश इजकल टू n रेज टू पावर 4 इंटू r, और n की वैल्यू 1/3 की पावर कितना करोगे 4 इंटू r। तो r डैश कितना आ जाएगा जल्दी बोलो, r डैश आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1/81 r। आंसर आ गया r डैश इजकल टू r/81। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो तुम ही कर पाओगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें आने चाहिए, जल्दी से इनको नोट करो। फिर कुछ डाटा बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। रेडियस डेंसिटी भी दे देगा, रेडियस भी दे देगा, एरिया भी दे देगा और लेंथ दे देगा। तो उनको डाटा बेस्ड कट करना तुम्हें नहीं आता है कुछ लोगों को, तो कुछ क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल डाटा दे के करवाता हूँ। जल्दी से इनको नोट करो, फिर वो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जल्दी करो भाई, नोट हो गया होगा, अब इसको रफ कर दूँ।
देखिए भाई, ये नोट कर लिया तो इसको रफ किया जाएगा और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो कि डाटा बेस्ड सीबीएसई, एचबीएससी, आरबीएससी, आईसीएसई बोर्ड में आए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी का भी हो सकता है मैं उठा रहा हूँ और वही डाटा तुम्हें दे रहा हूँ। करिए, ये क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये जो बच्चा कर देगा मतलब वो हर टाइप का क्वेश्चन कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। सिलेबस में हर टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकता है अगर ऐसे डाटा बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेता है तो। देखिए भाई, फर्स्ट न्यूमेरिकल आ रहा है तुम्हारे सामने, इसी से लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ए मेटेलिक वायर ऑफ रेडियस 0.01 सेंटीमीटर एंड resistance of wire is 10 ohm. The resistivity of metallic wire is 50 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Calculate length of wire ये दिखाई दे रहा है ना भाई सभी को ये क्वेश्चन? हाँ सही है। तो लेंथ ऑफ वायर देखिए, रेड कलर सही है, दिखाई तो दे रहा है। अब देखना भाई क्या क्या गिवन है और कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है, हम देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है? लेंथ। सबसे पहले रेडियस गिवन है सर, कितनी? 0.01 सेंटीमीटर, और आपने कहा था सेंटीमीटर हो तो उसको मीटर में तुरंत कन्वर्ट करना। 0.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। ठीक है सर, ये हो गया। यहाँ से अगर ये पॉइंट हटा दूँ तो ये नीचे 100 आएगा, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर रेडियस आ गई सर मेरे पास। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। ये 2 0 और ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ना, 2 पहले से ही थे, 2 और माइनस के -4 हो गया। ठीक है सर। रजिस्टेंस क्या गिवन है? रेडियस का पता लग गया, रजिस्टेंस है 10 ओम सर, आपने दिया 10 ओम। और रजिस्टिविटी कितनी गिवन है भाई? 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 ओम मीटर। ठीक है सर, ये 3 डाटा गिवन, रेडियस, रेजिस्टेंस और ये सब गिवन है। रजिस्टिविटी और लेंथ पूछा है। तो देखो रजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है रो ले बाई ए, रो एल बाई ए। और यहाँ से हमें लेंथ चाहिए, तो लेंथ इजिकल टू ये एरिया इधर मल्टीप्लाई रो नीचे आ जाएगा, तो लेंथ इजिकल टू क्या आ जाएगा बताओ? आर इंटू ए, और ये रो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है सर, अब इनकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। रजिस्टेंस कितना है देख लो, 10 रख दिया सर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर अपॉन डेंसिटी। अब इनकी रजिस्टिविटी 10 इंटू पाई का पाई रखो, आर स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर करना है, 10 रेज़ टू पावर -4 का स्क्वेयर अपॉन ये वैल्यू रजिस्टिविटी की 50 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। ठीक है सर, ठीक है। ये 0 से 0 कट ही कर दो, 1/5 इंटू पाई इंटू ये 10 रेज़ टू पावर 8 हो गया, 4 इंटू 2 10 रेज़ टू पावर -8, और नीचे भी 10 रेज़ टू पावर -8 से -8 कट हो गया। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। रजिस्टेंस और सब कुछ रख दिया ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है। रजिस्टेंस रख दिया, एरिया रख दिया, रजिस्टिविटी रख दिया, सब सही चल रहा है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 पे कट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या आ गया? 3.14 अपॉन 5, ये इतना मीटर लेंथ आ गई भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा सॉल्व। कोई डाउट है यहाँ तक? तो बोलो भाई, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं, एक बार नोट कर लिया जाए। रेजिस्टेंस हो गया सर, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस रख दिया पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू कर दी, कट कर दिया, 0 से 0 कट कर दिया, पाई अपॉन 5 आ गया सर, पाई अपॉन 5 ये आंसर है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कॉपर वायर having
लेंथ 1 मीटर, लेंथ कितनी गिवन है भाई, 1 मीटर गिवन है, ठीक है सर, लेंथ 1 मीटर। रेजिस्टेंस 26 ओम, रेजिस्टेंस कितना गिवन, 26 ओम। डायमीटर ऑफ, डायमीटर गिवन अब की बार, डायमीटर ऑफ वायर इज 0.3 मीटर, ठीक है सर। कैलकुलेट रजिस्टिविटी, ऑफ मेटेलिक वायर की रजिस्टिविटी बताइए। तो देखिए भाई कुछ भी तो नहीं है, अभी कर देते हैं सर। क्या क्या गिवन है, लेंथ कितनी 1 मीटर, रेजिस्टेंस 26 ओम, डायमीटर 0.3 मीटर, रेडियस निकालनी तो डायमीटर का आधा हो जाएगी सर, 0.3/2, ठीक है भाई। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं है सर। तो ये रख लिया सारा डाटा, इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें ये सारी चीज़ें मिल गई, अब हमें क्या करना है, रेडियस मिल गई, सब कुछ मिल गया, और ये दिया मिलेगा रे, डायमीटर आसान हो गया ऐसे तो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाओ इसको, मिलीमीटर, ठीक है। अब मिलीमीटर दिया है तो बताओ, है तो इंटू 10⁻⁻³ भी रखना पड़ेगा ना, अपॉन 2। अब देखना ये पॉइंट हटाओगे, नीचे 10 आएगा, ये 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3/2 इंटू 10⁻⁴, ये रेडियस आ गई। तो रेडियस है तुम्हारे पास, रेजिस्टेंस है तुम्हारे पास, लेंथ है तुम्हारे पास, तो क्या आ जाएगा देखना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, ठीक है सर। हमें क्या निकालनी है, रो, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें रो निकालनी है, रेजिस्टिविटी R इंटू A/L, ठीक है। R इंटू A की वैल्यू πr², क्योंकि रेडियस गिवन अपॉन L, ये आ गई रो। अब सारी चीज़ें गिवन है, रखते चलो इस फार्मूले में, यहीं रख देते हैं। रो इज इक्वल टू R कितना है 26, पाई रखो एक बार, इंटू R², ये रहा सर, इसका स्क्वायर करना, 3/2 इंटू 10⁻⁻⁴ होल स्क्वायर अपॉन L, लेंथ कितनी है 1, इसका तो कोई खेल ही नहीं है ज़्यादा, ठीक है सर। रो इज इक्वल टू क्या आ गया, 26 इंटू 22/7 होता है पाई की वैल्यू, 9/4 स्क्वायर कर दिया, और ये 10⁻⁻8 हो गया, ठीक है सर। अब 2 पे कट करो इसको, 2, ठीक है सर, ये 13 हो गया, फिर 2 पे ये 11 हो गया, ठीक है भाई। अब इस पूरे को सोल्व करोगे, कट पट कर दोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 1.84, रो आएगा 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। कैलकुलेशन कर लेना घर पे बैठ के आराम से, ये NCERT का ही डाटा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, इनको करने के लिए रेडी रहें हर टाइम, ठीक है भाई। कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो, बहुत बढ़िया सर, ये आ गया समझ में, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। एक और अच्छा क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम्हें, वो और कर लो, फिर ये रेजिस्टेंस के जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन और करके दिखा दो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, ये करना जरूर। क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, डायामीटर ऑफ मेटेलिक वायर इज इक्वल टू 0.2 mm मिलीमीटर, ठीक है। रजिस्टिविटी ऑफ वायर इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। The resistance of wire is equal to 14 ohm. Calculate
द लेंथ ऑफ वायर। इसके अंदर एक पार्ट और पूछूंगा मैं क्वेश्चन। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, इसका ए पार्ट हो गया मान ले तो, और बी पार्ट है हाउ मच डज resistance change if diameter of wire become doubled। ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन करने हैं तुम्हें। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले पार्ट का आंसर दे रहा हूँ मैं, ए पार्ट का। तो मेरे पास क्या क्या है, सबसे पहले डायमीटर है वायर का। डायमीटर कितना है 0.2 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर बाई 2 और 0.2/2 और मिली को 10⁻³ लिख सकता हूँ मीटर। 2 से ये कट हो गया 0.1, आंसर आ गया 0.1 × 10⁻³ ये पॉइंट हटाऊंगा, नीचे 10 आएगा, ये 10 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर। ये आ गई रेडियस। एक काम हो गया रेडियस। अब ये है नहीं कि ये डायमीटर ये सब ये यूज़ करनी है, ठीक है सर। रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी की बात करें तो वो गिवन है 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। दो चीज़ें आ गई सर। तीसरा क्या गिवन है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस भी गिवन है कितना 14 ओम। अब रख दो आंसर ही आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए लेंथ। लेंथ के लिए देखो सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρ/A, ρl/A। यहाँ से हमें L निकालना है, तो L = हो जाएगा R × A/ρ। ठीक है। अभी इनको यहाँ लेंथ का फॉर्मूला क्या बन गया R × A/ρ। अब सब कुछ है हमारे पास। R × इसको थोड़ा सा ढंग से लिखें πr², एरिया को πr² अपॉन ρ। अब लेंथ = क्या हो जाएगा R कितना 14, पाई है r², r ये रहा 10⁻⁴, 10⁻⁴ का स्क्वायर अपॉन रजिस्टिविटी कितनी है बताओ। रजिस्टिविटी दे रखी है हमें ये रही 1.6 × 10⁻⁸। ठीक है सर। तो ये लेंथ = 14 × पाई × 10⁻⁸ ही हो गया अपॉन में 1.6 × 10⁻⁸। 10⁻⁸ तो कट हो गया, ठीक है सर। अब इसको देखो बहुत ही आसान कैलकुलेशन होगी। 14 × 22/7 अपॉन में 1.6, ये 2 पे कट हो गया पूरा और ये 0.8 हो गया 0.8। ये पॉइंट हटाओ यहाँ चला जाएगा, आंसर आ गया 20/8। इसको कट करो 4 पे कट हो जाएगा। टू 55/2 आ गया। लेंथ कितनी आ गई 55/2 और 55/2 को कट करोगे तो 27.5 मीटर। तो लेंथ आ गई 27.5 मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। कैलकुलेशन भी बहुत आसान होती है, टफ कैलकुलेशन वो देता ही नहीं है, ऐसी देता है कि जो तुरंत कट हो जाएंगे और आंसर जल्दी आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए रेडी रहें। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो ओम्स लॉ है, उसके लिए रेडी रहें और जल्दी से इसको नोट करें भाई। ठीक है। अरे ये सेकंड पार्ट इसका बी पार्ट तो अभी रिमेनिंग है ना। ये बी पार्ट देखो, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर ऑफ वायर बिकम डबल। डायमीटर अगर डबल हो जाए तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, ये क्वेश्चन देख लो भाई। अभी यहाँ देखो, अगर डायमीटर डबल होता है, यहाँ देखो बी पार्ट यहाँ कर देते हैं। अगर डायमीटर डबल होता है डबल्ड, तो बताओ रेडियस भी डबल होगी। रेडियस भी डबल ही होगी सर। हाँ बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि देखना डायमीटर रेडियस = r/2 होता है ना। रेडियस = r/d/2 होता है सर। तो 2 तो कांस्टेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। रेडियस डबल तो एरिया देखो रे क्या हो जाएगा। एरिया में क्या हो जाएगा πr² होता है r²। अगर रेडियस डबल है 2r है तो स्क्वायर होगा तो कितनी हो जाएगी 4πr² हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स πr² के 4 से मल्टीप्लाई हो गया। एरिया 4 टाइम तो लेंथ सर, लेंथ 1/4 टाइम्स हो जाएगी। इन्वर्स होते हैं। ठीक है सर। तो जो रेजिस्टेंस आने वाला वो देख लो,
रजिस्टेंस आएगा रो, तो रो ही रहेगा। लेंथ की जगह क्या रखोगे 1/4 L, और एरिया की जगह 4A। ठीक है सर, तो 1/4 और 4 मल्टीप्लाई हो गया 1/16 हो गया, और रो L/A, और रो L/A को तुम रजिस्टेंस लिखते हो, तो R डैश वो रजिस्टेंस का कितना गुना हो जाएगा 1/16 टाइम हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो वो भी कर लेना। या फिर एक ट्रिक मैंने बताई आज ही तुम्हें, अगर रेडियस में चेंज होता है n की वैल्यू यहाँ से पता कर लो, बस n की वैल्यू यहाँ 1/2 है। कैसे पता लगा सर? क्योंकि मैंने कहा था अगर स्ट्रेचिंग है तो रेडियस डबल है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन का केस है, जब भी रेडियस बढ़ी है कंप्रेशन है। ठीक है, कंप्रेशन है, रेडियस इंक्रीज हुई है। ठीक है सर, रेडियस इंक्रीज हुई है, कंप्रेशन है, ये मान लिया आपकी बात। अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि वो वाला फार्मूला लगाओ, r डैश इक्वल टू n⁴ रेडियस में चेंज है तो ये लगाओगे। यस सर, n की वैल्यू वहाँ जो रेडियस में चेंज था वो r/n था, r/n था, वो घट रही थी, अब बढ़ रही है तो क्या हो गया, बढ़ रही है तो क्या हो गया पता है तुम्हें, r/में 1/2 आया होगा, तभी तो वो डबल हुई रेडियस रे। अरे समझ में आ गया क्या, r डैश इक्वल टू 2r तभी तो हुआ जब वो 1/2। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ, n की वैल्यू है 1/2, और यहाँ 1/2 रख दो इस फार्मूले में, बिल्कुल ही सिंपल, r डैश इक्वल टू 1/2 इंटू r, ये भी आ गया वही r/16। इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, दोनों से r/16 आंसर आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में CBSE में और ICSE बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ज़रूरी है ये, और ये तो आना ही आना चाहिए भाई। ठीक है, अब कंप्लीट हो गए तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो, ये रह गया था एक क्वेश्चन।